Hello everyone, my name is Komal and welcome to my channel. In this video we are going to start the factors affecting the reaction rate. कौन कौन से factors affect करते हैं reaction rate को, वो हमें करना है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने rate of reaction किस तरह से लिखते हैं उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आपने उसके बारे में यहाँ पर अब डिस्कस करना है. देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है रिएक्शन रेट को वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट. सेकेंड फैक्टर अफेक्ट करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नेक्स्ट वन इज temperature. Next one is temperature. Another one is presence of catalyst. Presence of catalyst. And next is surface area. Next one is surface area. और लास्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, क्या है? प्रेजेंस ऑफ लाइट. देखिए, तो वन बाय वन हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन रेट को ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का किस तरह से नेचर अफेक्ट करता है रिएक्शन रेट को. ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट. देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझते हैं. लेट्स से सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन ली, जनरल सी मैंने एक रिएक्शन ली. क्या लिया? देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मैं प्रिपरेशन लिखती हूँ 2NO प्लस O2. बैलेंस ही लिख रही हूँ मैं डायरेक्टली 2NO2. इसी तरह से अपने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन लिखी 2CO प्लस O2 गिव राइज टू 2CO2. ऊपर वाली रिएक्शन क्या है? फास्ट है. नीचे वाली ये जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन है. जबकि देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों रिएक्शन लगभग सेम है, बट एक्चुअली दिस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन. हाउ इट इज़ हैपन कि ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट है, नीचे वाली रिएक्शन स्लो है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होने में और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए दोनों की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग है. इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड एनर्जी अलग रिलीज हुई है. इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई. मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए इन दोनों रिएक्शंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट है एनर्जी की. तो इसी बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ऊपर वाली रिएक्शन बहुत फास्ट है, नीचे रिएक्शन जो लिखी है ये रिएक्शन बहुत स्लो है. मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट्स का नेचर अफेक्ट करता है कि कोई रिएक्शन फास्ट है, कोई रिएक्शन स्लो है. इसके ऊपर रिएक्शन का नेचर अफेक्ट करता है. रिएक्टेंट्स का नेचर अफेक्ट करता है कि रिएक्टेंट की रिएक्शन स्लो होगी कि रिएक्शन फास्ट होगी. क्लियर हो गया? क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस. इसी वजह से हमारा रिएक्टेंट का नेचर अफेक्ट करेगा कि रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन स्लो है. क्लियर? सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है. क्या बोल रही हूँ मैं? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है. इतनी बात क्लियर कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन रेट विल गोइंग टू इंक्रीज. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है जनरली ऐसा देखा गया है. ठीक है, अदरवाइज हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट बिकम्स डबल. आगे हम करते हैं, ऐसा देखा जाएगा. जनरली टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट भी हमारा रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है. ठीक है, कैटलिस्ट भी हमारा रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है. इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट होगा. ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस. इतना क्लियर? सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट विल इंक्रीज. इतना क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है हमारा प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट.
एक मिस कर दिया, आई थिंक क्या मिस कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिस कर गए, कोई बात नहीं। अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस भी अफेक्ट करती है। देखो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो डार्क में होती हैं, डार्क इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब ये मान लो कुछ रिएक्शंस डार्क में होती हैं, कुछ रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इतना क्लियर हुआ। तो जो लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में अकर होती है उसे बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सम रिएक्शंस विल अकर इन द डार्क एंड सम रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दोज रिएक्शंस विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इतना क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो है रिएक्शन रेट को हमारा अफेक्ट करती हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये रह गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा किस तरह से अफेक्ट करता है ये देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आपने देखा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है, किस तरह से अफेक्ट करती है। देखो हमने इससे पहले किया था कि हमने क्या किया था, आपने देखा टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, कॉन्सेंट्रेशन था, ये टाइम वर्सेस ग्राफ था, ठीक है। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, रिएक्टेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, ये प्रोडक्ट्स लिख दिया मैंने। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करती है रिएक्शन रेट को, कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो भी अफेक्ट करेगी। जनरली हम क्या देखते हैं, टाइम के साथ रिएक्टेंट गोइंग टू इंक्रीज एंड प्रोडक्ट विल गोइंग टू इंक्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो अफेक्ट द रिएक्शन रेट। ये सारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने डिस्कस किए हैं, रिएक्टेंट्स का नेचर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जो अफेक्ट करते हैं हमारा रिएक्शन रेट को। इतना क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे लॉ ऑफ मास एक्शन, वो जिस साइंटिस्ट ने दिया होता है, वहीं से हम रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने फिर क्या डिस्कस करा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट, वो उतना क्लियर हुआ। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते थे हमें, टेम्परेचर, सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें हमने बताया कि कोई रिएक्शन कोई फास्ट थी, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो थी, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंगली नेचर भी रिएक्टेंट का अफेक्ट करता था। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता था वो था कॉन्सेंट्रेशन। तो इतनी शायद मैंने ये बात आपको नहीं बताई मे बी, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बोला रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। ये शायद मैंने एक पॉइंट नहीं मिस कर दिया वहाँ पर, तो ध्यान रखना कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड हमने टेम्परेचर डिस्कस किया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिस्कस किया, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, रिएक्शन रेट इंक्रीज हो गया, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था 1867 में, गुल्जबर्ग एंड वेज ने दिया था, ठीक है। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था गुल्जबर्ग एंड वेग ने दिया था इन 1867, ठीक है। उसने क्या कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन में, उसने क्या कहा था, सपोज मैं आपको एक रिएक्शन लिखती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा, लेट से मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए बी बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। इतना क्लियर हुआ। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी पार में जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, प्रोडक्ट ऑफ ये बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, उसके आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, ठीक है। दोबारा बोलो, लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखिए जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है जिसको बोला गया के, इसका मीनिंग है रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट है इसका मीनिंग, के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए की पावर ए, बी की पावर बी। देखो
ऐसा देखा गया कि ए इट मे नॉट बी, देखो मे और मे नॉट हम, क्योंकि हमने ये थ्योरेटिकल लिखा है, एक्सपेरिमेंटली नहीं लिखा। सबसे पहली बात मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन हम जो लिख रहे हैं ना, ये हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ, यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था मैंने वो लगाया, बी लिखा, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने लगा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट टर्म लगा दी, रेट कांस्टेंट। इतना क्लियर। अब देखो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ऐसा देखा गया, मान लीजिए ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अल्फा जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, अल्फा इज द ऑर्डर फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और बीटा किसके लिए देखा गया, बी के लिए। मीनिंग एक्सपेरिमेंटली जो आपको ऑब्जर्व हुआ, एक्सपेरिमेंटली आपको रेट ऑब्जर्व हुआ, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पार अल्फा एंड बी की पार बीटा। एक्सपेरिमेंटली आपको ये देखने को मिला। इतना समझ में आया। देखो हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वेज लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट, हमने एक रिएक्शन के लिए लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था मैंने पावर में लगा दिया, बी था उसके पावर में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी उसके पावर में लग गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, आपके पास कांस्टेंट टर्म आई दैट इज रेट कांस्टेंट। पर ऐसा देखा गया, इट इज ऑब्जर्व थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकली हमें ऑब्जर्व हुआ, मैंने यहाँ लिख देती हूँ, थ्योरेटिकली आपको ऑब्जर्व हुआ, बट एक्सपेरिमेंटली उन्हें ये देखने को मिला ये कि अल्फा इज द टर्म raised to the power term of concentration A, beta is a raised to the power term of concentration B। एक्सपेरिमेंटली उन्हें ये देखने को मिला। इतना क्लियर हुआ। जो एक्सपेरिमेंटली उन्हें ये देखने को मिला उसे हम कह देते हैं रेट लो। क्या कहा, रेट लो। मतलब रेट लो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो टॉपिक है हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं, हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली नहीं कह सकते, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ और ये एक्सपेरिमेंटली ही हमने पढ़ना है। आपके पास जो रिएक्शंस रेट लिखे हुए आएंगे, आप आगे स्टेप फाइंड आउट भी करेंगे ऑर्डर, तो वहाँ पर भी आपको एक्सपेरिमेंटली ही जो ऑब्जर्व होगा आप उसी के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्जर्व हुआ अकॉर्डिंग टू रेट लो हुआ, जो हमने थ्योरेटिकली हमने लिखा तो हमने इस तरह से लिखा। देखो थ्योरेटिकली मैंने लिखा तो मैं फिर से बोल रही हूँ, हमने यहाँ पे रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया, रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया। एक्सपेरिमेंटली आपको अल्फा और बीटा ऑब्जर्व्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू रेट लो, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वी हैव फाउंड, ठीक है। अब सुनो, अगर किसी टाइम पे अगर मैंने आपको बोला लेट्स से इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू 1, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 ले ली जाए और बी की कॉन्सेंट्रेशन 1 ले ली जाए, उस टाइम पे रेट किसके इक्वल आ जाएगा, आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। मींस उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मैं रिपीट करती हूँ, व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज टेकन एज यूनिटी, when molar concentration of A and B is taken as unity, then the rate becomes equals to K and it is called specific rate constant। क्या बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे, specific rate constant। जब A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन दोनों के दोनों यूनिटी हो जाएंगी तो रेट आपका K के इक्वल आ जाएगा और उसे क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ। K है जो आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है और K जो डिपेंड करता है, आप आगे आप पढ़ेंगे इसके यूनिट्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इतना क्लियर हुआ कि किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और हमें आगे हमारा जो टॉपिक है वो है भी यही, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
चलो देखो, फिर अब हमने क्या किया, मैं एक बार फिर आपको वो चीज़ बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए माइंड के अंदर कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ने क्या किया था, फिर हम ऑर्डर पे ही प्रोसीड करते हैं। ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको क्या कहा, मैं डिफरेंस बता रही हूँ एक सेकेंड, कि अगर हम कहें आपका रेट लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा था, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा था, लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो आपको ये बात कही कि रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर ए बी की पावर बी, जो कि कैसा ऑब्जर्व था, हमें कैसा ऑब्जर्व था, थ्योरेटिकली हमने ऑब्जर्व किया था, और वो किस लिए, नॉर्मल सी रिएक्शन जो हम लिख रहे थे उसी रिएक्शन के लिए ही है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करने का मेरा पर्पस ये है कि आपको रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन टर्म क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे ऑर्डर पर ही प्रोसीड करूंगी। ठीक है, ए और बी आपको क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, रिएक्टेंस ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंस ए एंड बी। इतना क्लियर हुआ। लॉ ऑफ मास एक्शन आप कैसा ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरेटिकली, एंड स्मॉल बी आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी। इतना क्लियर हुआ। अब रेट लॉ जो आप ऑब्जर्व करते हैं, रेट लॉ जो आप लिखते हैं, वो लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका कैसा आता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, और एक्सपेरिमेंटली आपको जो देखा गया वो रेट क्या दिखा गया, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और आपको यही ध्यान रखना है लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही ये एक्सपेरिमेंटली है, मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से जो आप ऑब्जर्व करते हो वो आप रेट लो ऑब्जर्व करते हो, और आपने यही देखना है। और यहाँ पर अल्फा और बीटा इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ध्यान रखना, कभी आप सोचो अल्फा और बीटा भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, अल्फा और बीटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ही पढ़ना है। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। के क्या था हमारा, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, और उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में के क्या है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, और उसके यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब हम आ रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी है। दूसरी चीज़, पहले मैं डेफिनेशन से लिख देती हूँ, फिर हम आगे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर्स होता है। किसकी पावर, जो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशंस में आपको ये पावर्स दिखती हैं उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो एक बार देखिए, सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू द, सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू द मोलर, raised to the molar concentration of reactants in the rate law equation, in the rate law equation। मैंने अब रेट ऑफ मास एक्शन नहीं बोला, रेट लॉ इक्वेशन में सम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन, उसे क्या कहा जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी चीज़ के लिए लिखूँ, इसी के लिए लिखूँ ना, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, मैंने क्या कहा है, सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो कितना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्लियर हुआ। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, लेट्स से इतना क्लियर हो गया ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखो, कई बार ना क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, लेट्स से आपके पास एक रिएक्शन है, मैं जनरल से पहले रिएक्शन ही लिखती हूँ, आपके पास A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई, मैं ऑर्डर ही फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ,
ये बैलेंस नहीं लिखी है मैंने, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन है आपके पास। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आपने ये देखा कि concentration of B and C is taken as constant, B और C की concentration constantly, और आपने ये ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट तो रेट जो था आपका, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पार, क्या आया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, हम इकट्ठा लिख देंगे चाहे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज सॉरी रेज टू द पावर पी, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर पी, रेज टू द पावर पी, और पी क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग टू ए। ध्यान रखना हम क्या लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्वांटिटी है, आपको एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी गई, तो आपको एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ए की रेज टू द पावर पी, और पी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए। ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटली है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब देखो सेकेंडली आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, आफ्टर द रिएक्शन अगर मान लो आपने ए और सी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है आपके पास, ए और सी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुई, आपने देखा और आपके पास ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि रेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू द पावर क्यू, ठीक है, और Q क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू B, Q इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू B, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। अगला कॉरस्पॉन्डिंग टू B, नेक्स्ट देखो आपको मिला ऐसे ही सिमिलरली आपको एक क्या मिला नेक्स्ट टाइम पे, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, और आपका जो रेट मिला, रेट आपका जो ऑब्जर्व हुआ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी, उसकी पावर में क्या है, आर लिख लो, चलो कुछ भी लिख दो, आर क्या है आपको मिला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू सी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू सी। अब देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग टू सी, अब देखो यहाँ पे अगर हम तीनों रिएक्शंस को, एक ये वाली, एक ये, इन तीनों को इकट्ठा लिखें तो क्या बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, और सी की पावर क्या है, आर है, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। और यहीं पे अगर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब आप साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या है के, वो आपको पता है, दैट इज रिएक्शन रेट कांस्टेंट रेज टू द पावर पी, बी के रेज टू द पावर क्यू, सी की रेज टू द पावर आर। और अगर आपको यहाँ ऑर्डर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज P प्लस Q प्लस R, ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व हुआ है, P प्लस Q प्लस R, दैट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है। इस तभी मैंने आपको फिर भी एक बार क्लियर की थी ये टर्म कि लॉ ऑफ मास एक्शन ने आपको क्या कहा था, रेज टू द पावर ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज ऑब्जर्व थ्योरेटिकली, और रेट लॉ क्या कहा था, एक्सपेरिमेंटली। अल्फा एंड बीटा आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुए थे मोलर कॉन्सेंट्रेशन में,
रिएक्टेंट्स की ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, दैट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। इतना क्लियर हुआ। फिर अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली जो हमने किया, क्या करते हैं, सम ऑफ पावर्स करते हैं टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। और हमने यहाँ से मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया। ये मैंने किस तरह से लिया, हमें क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर होगा, फिर हम उसकी ऑर्डर फाइंड आउट भी करेंगे, बिल्कुल सेम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या आ गया, P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो 2-3 मैं रिएक्शंस लिखती हूँ जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुई हैं आपको, और आपको उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया इतना बात? अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम कुछ रिएक्शंस मैंने बोर्ड पर लिखी हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं। क्लियर, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिएक्शंस हैं और हमें ऑर्डर देखना है। तब से मैं आपको यही बता रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं रेट लॉ इक्वेशन से, रेट लॉ इक्वेशन से। तो देखो ये कुछ रिएक्शंस लिखी गई हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग। मैंने ये जो रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ मेंशन किया, देखिए कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया रेट लो इस रिएक्शन का, ये ऑब्जर्व किया गया। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं बी आर नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट, बी आर नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ऑर्डर क्या है। जैसे अभी हमने लास्ट, इससे पहले हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था ना, वहाँ जब मैं लिख रही थी ए का ऊपर जो आया पी, तो मैंने कहा कि पी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए, एंड पी क्यू आया था तो क्यू इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी, एंड आर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी। इसी तरह से बी आर नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। बी आर नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या होगा, 1। बी आर O3 नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ऑर्डर क्या हुआ, 1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या हुआ, 2। इतना क्लियर हुआ। एच पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। तो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ऑर्डर बताइए, ओवरऑल ऑर्डर वहाँ पे हमने क्या किया था, P प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2, 3 और 4। तो आपके पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से एक नीचे वाली रिएक्शन है, ये 2N2O5 से 4NO2 बना है, O2 बना है, और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली आपके पास ये ऑब्जर्व हुआ है। एक्सपेरिमेंटली आपको रेट ऑफ रिएक्शन ये ऑब्जर्व हुआ। यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या लिखा है, पावर में क्या है, 1। तो आपको आपका इसका ओवरऑल ऑर्डर भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास ये वाली रिएक्शन है HCl की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ HCl, एक्सपेरिमेंटली रेट इक्वेशन से आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, K, खाली मतलब रेट आपके किसके इक्वल आया, रिएक्शन रेट कांस्टेंट K के इक्वल आया। जब ऐसा हो जाए कि आपके पास रेट इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटली रेट इक्वेशन आपके K के इक्वल आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डिंग टू H2 इज 0, ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डिंग टू Cl2 इज 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओवरऑल ऑर्डर आपके पास इस रिएक्शन क्या हुआ, 0। क्लियर इतना? अगर ये इसकी देखो H2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर में 0 था, ठीक है, Cl2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर में 0 था, मतलब उसके भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ऑर्डर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 0 ऑर्डर है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हुआ इस रिएक्शन के लिए, 0 ऑर्डर। ठीक है, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो ध्यान रखिए रेट इक्वेशन इज इक्वल्स टू K के इक्वल आया है, रेट कांस्टेंट के इक्वल। इतना क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अच्छा, इस तरह से देखो, फॉर्मेशन ऑफ HBr है, आपको एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंटली। तो आपके पास ये क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ है, देखो 1 एंड 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 1 प्लस 1/2, 2 और 3/2, दैट मीन्स 1.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 3/2, मतलब क्या हुआ, 1.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल्स में भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कंडीशन का फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। तो मैंने नीचे कुछ फ्रैक्शनल के एग्जाम्पल लिखे, ये भी फ्रैक्शनल्स में ही आएगा, ये एग्जाम्पल भी फ्रैक्शनल ऑर्डर का है। ठीक है, ध्यान रखो, फ्रैक्शन में आपका क्या आया है, ऑर्डर आया, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए इसी तरह से आप नीचे वाली रिएक्शन आओ, फॉर्मेशन ऑफ HI, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू H2 इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू I2 इज 1। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2।
ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ आपके पास 2 हुआ। ये एग्जाम्पल आपका कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर का है, ये भी फ्रैक्शनल ऑर्डर में ही आएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर का आपके पास एक और रिएक्शन लिखी गई, इसका ऑर्डर हम चेक करते हैं कितना आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू CO इज 2, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू Cl2 इज हाफ, ठीक है। तो क्या हुआ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ आपके पास, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हुआ 2 + 1/2 पावर को प्लस करते हो, कितना हुआ 2 + 1/2 कितना हुआ है 5/2, दैट मीन्स 2.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास 2.5। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली आपको ये ऑब्जर्व हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3/2 है ना, मतलब 1.5। क्लियर, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। इतना क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है पावर्स को प्लस करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी होती है। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्रैक्शनल्स में भी आ सकता है ऑर्डर। और आपके पास यहाँ इस रिएक्शन में 0 ऑर्डर रिएक्शन का आपको मैंने एग्जांपल दिया, वो भी चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक दो इसी के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो देखिए फिर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है ये। देखो सबसे पहला क्वेश्चन NCERT सॉल्व्ड एग्जांपल है फर्स्ट। तो देखिए कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। यू हैव गिवन द रेट एक्सप्रेशन, आपके पास रेट एक्सप्रेशन गिवन है और आपको ओवरऑल रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। देखो अब आप करिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू A इज 1/2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू A इज 1/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू B इज 3/2 एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ 1/2 + 3/2 इक्वल्स टू क्या है 4/2, दैट मीन्स 2। आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, आपका 2 आया। सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू A इज 3/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू B इज -1। अब थोड़ा अजीब लगेगा, देखिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं 3/2 - 1, क्या आएगा आपका 3/2 - 1 करो, 3 - 2/2, आंसर क्या आया 1/2। आपका इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन हुई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन कैसा है, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ, गैसियस रिएक्शन का रेट हाफ हो गया एंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, वॉल्यूम आपने डबल कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके पास हाफ, और आपने क्या फाइंड करना है, रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, ठीक है। चलो इस तरह ऐसा क्वेश्चन है, लेट्स से आप सपोज करो आपने एक रिएक्शन मान ली कि ए रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके पास B में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और इसी रिएक्शन के लिए आप हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो आप लेट कर लो, लेट N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, N क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलो अब रेट लिखते हैं, रेट लो से लिखते हैं रेट क्या हुआ हमारा, देखिए रेट इज इक्वल्स टू क्या है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इतनी क्लियर हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर N, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैंने N लिख दिया क्योंकि हमें नहीं पता ना इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो लेट्स से हमने लिख दिया N, तो क्या बन गया K इज इक्वल्स टू A की पावर N, कॉन्सेंट्रेशन A की A हो गई, वो A की पावर N लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली, क्लियर हो गई इतनी बात, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन ही है वो, ठीक है। अब देखो आपसे कहा उसने रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कर दिया, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, R लिख देते हैं, क्लियर हो गया। अब क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारी दोबारा लिख देते हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी K A की पावर N, इतना क्लियर। अब देखो उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कर दिया, क्लियर, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कर दिया।
उसने कहा वेसल वॉल्यूम का डबल कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम आपने डबल कर दिया वेसल का, जब आपने वॉल्यूम डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ। वॉल्यूम डबल तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाफ। तो यहाँ देखना, जब आपने वॉल्यूम को डबल किया कॉन्सेंट्रेशन आपकी हाफ हो गई, तो A/2 हो गया। पहले कॉन्सेंट्रेशन A थी, अब A क्या हो गई, A/2 की पावर n। ऐसा ही तो हुआ, पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, A थी, अब क्या हो गई, हाफ हो गई, A/2 हो गई। अब इधर से देखो, यहाँ हो गया हमारी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। यहाँ लिखते हैं, डिवाइड करो आप फर्स्ट इक्वेशन को, डिवाइड 1/2। फर्स्ट को आप सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आपने फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड किया, r इज इक्वल टू k a की पावर n डिवाइडेड बाय r/2 है। यहाँ क्या है, k a/2 की पावर n, ये पावर में है ना, ठीक है। अब देखिए, अब देखो r से r गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इक्वल्स टू k से k गया। यहाँ क्या है, a की पावर n, ये क्या है, a की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। मैंने इसको खोल ओपन कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ ऊपर गई, तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे आपका क्या हुआ, ये चीज़ कैंसिल हुआ, a की पावर n से a की पावर n, 2 की पावर n ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये बच गया। अब देखो, आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ये जो बेस सेम है तो n की पावर सामने क्या होगी, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 हुआ। तो n इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, 1। दैट मीन्स आपका ये आंसर है। n क्या आपने माना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपकी आंसर क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर आई। n की वैल्यू 1 आई है तो आपका रिएक्शन क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, उसने क्वेश्चन में बोला है आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ कर दिया जब आपका वॉल्यूम डबल हुआ, तो तब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सपोज हमने एक रिएक्शन मान ली कि A चेंजेस टू प्रोडक्ट्स एंड n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट क्या हुआ, रेट इज इक्वल्स टू k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A की कॉन्सेंट्रेशन A ही लिख दिया बार बार, ठीक हो गया, कैपिटल ये लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A की पावर n हो गया। अब फर्स्ट सेकंड उसने क्या बोला, और रिएक्शन को उसने हाफ कर दिया, रेट को उसने हाफ कर दिया, r की जगह r/2 लिख दिया। उसने कहा मैंने तब वॉल्यूम को डबल कर दिया जब मैंने रेट को हाफ किया है, तो वॉल्यूम को डबल किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ। तो A/2 की पावर n हो गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद r से r कट गया, 2 ऊपर गया, k से k कट गई, इसको मैंने ओपन कर दिया, a की पावर n 2 की पावर n, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये देखो 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n बचा। जब बेस हमारा सेम है तो सामने इसका जो ऑर्डर है n किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट विल गेट आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इतना क्लियर हुआ, ये तो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, हमारे पास उस रिएक्शन का रेट लॉ गिवन है। आपसे पूछा गया है हाउ विड बी द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कब होगा, जब तब क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन H+ की डबल कर दी जाए। सेकंड में बोला उसने कॉन्सेंट्रेशन I नेगेटिव की हाफ कर दी जाए, और थर्ड केस में बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव और H+ को ट्रिपल कर दिया जाए, तब हमारे पास रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज क्या होगा। ठीक है, तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हमने मान ली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव हमने मान ली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव हमने मान ली A मोल्स पर लीटर। ठीक है, सपोज एंड I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली है B मोल पर लीटर, और हमने क्या करी, कॉन्सेंट्रेशन H+ की कॉन्सेंट्रेशन मान ली C मोल पर लीटर। अब देखिए तो हमारे पास रेट क्या बना, देखो रेट क्या बना, रेट इज इक्वल्स टू K, क्या था NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H+ का स्क्वायर, तो क्या बना A NO2 नेगेटिव I नेगेटिव के लिए B, H+ के लिए C, तो रेट क्या बना, रेट इज इक्वल्स टू K ABC स्क्वायर, इतना बन गया हमारा। अब देखो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है
रेट क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की डबल कर दी जाए, ठीक है। तो H न्यू रेट हमने फाइंड आउट करना है जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले कितनी है, C, डबल कर दिया गया, अब डबल कर दिया मतलब 2C कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ C मोल पर लीटर। तो आपको न्यू रेट ने बताना है कि आपका न्यू रेट क्या होगा। न्यू रेट क्या होगा आपका, देखो क्या है हमारा KABC स्क्वायर, KABC की जगह आपने क्या कर दिया, या फिर आपने C की जगह H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है तो वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H प्लस हो गया, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ C, यहाँ स्क्वायर कर दिया आपने, क्या बनाइए KABC स्क्वायर इंटू 4, दैट मीन्स क्या बना 4 टाइम्स ऑफ KABC स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ KABC स्क्वायर बना। अब देखो KAB स्क्वायर क्या है आपका, पुराने रेट के इक्वल है, तो न्यू रेट आपका क्या हो गया, न्यू रेट आपका क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ आपका, ये 4 टाइम्स हो गया, मतलब आपका न्यू रेट क्या आया 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। तो न्यू रेट आपका क्या आया, न्यू 4 टाइम्स हुआ जब आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। सेकेंड पार्ट में क्या है, I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी गई है, I नेगेटिव को हमने सपोज किया है B, है ना, तो B की कॉन्सेंट्रेशन को B/2 कर दिया, मतलब I की पहले B थी तो हमने B/2 कर दिया मोल पर लीटर, इतना समझ आ गया, B की जगह B/2 कर दिया। तो अब देखो रेट हमारा क्या था, रेट इज इक्वल्स टू KABC स्क्वायर था। आपने क्या कहा है, I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, मतलब B की जगह आपने क्या कर दिया B/2 कर दिया, ठीक है। B की जगह आपने क्या कर दिया, न्यू रेट लिख देती हूँ मैं यहाँ, न्यू रेट B की जगह आपने कर दिया B/2 C स्क्वायर, क्या आया ये KABC स्क्वायर, नीचे क्या था 2 है ना, ये 2 हो गया, नीचे डिवाइड में 2 है, तो ये क्या है न्यू रेट आपका क्या आया, न्यू रेट इज इक्वल्स टू आपका क्या है ये KAB स्क्वायर, KABC स्क्वायर ओल्ड रेट है, तो नया रेट क्या आया 1/2 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट, मतलब कि क्या आ गया हाफ हो गई, आपका न्यू रेट क्या हुआ, आपका हाफ हो गया पहले रेट का, ठीक है। तो न्यू रेट क्या हुआ, हाफ ऑफ फुल ओल्ड रेट, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या हुआ 4 टाइम्स, सेकेंड केस में हमारा क्या हुआ हाफ हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने, हर किसी की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया उसने बोला NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया है। तो देखो रेट हमारा वही चीज़ था, क्या है KABC स्क्वायर, A की जगह 3 टाइम्स ऑफ A लिखेंगे, B की जगह 3 टाइम्स ऑफ B लिखेंगे, C की जगह 3 टाइम्स ऑफ C लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला हर किसी की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया है। तो रेट क्या बना हमारा, रेट इज इक्वल्स टू K3A 3 टाइम्स ऑफ B 3 टाइम्स ऑफ C का स्क्वायर करना जरा, यहाँ से तो क्या आ गया KABC स्क्वायर, 3 3 9 का वहाँ पे स्क्वायर है 81, ठीक है। हाँ, तो KABC स्क्वायर क्या था, ओल्ड रेट था, तो आपका ये न्यू रेट क्या हुआ, न्यू रेट आपका क्या हुआ 81 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ, न्यू रेट क्या हुआ 81 टाइम्स हुआ। इतना क्लियर हुआ, यही आपका चेंज आया। उसने यही पूछा था कि ये सब इफेक्ट करने से, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ या डबल करने से, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कितना होगा आपको यही बताना था। इतना क्लियर हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हमारा निकल गया। फर्स्ट में क्या हुआ 4 टाइम्स, सेकेंड में इट बिकम हाफ, एंड थर्ड केस में क्या हुआ 81 टाइम्स हो गया। जो न्यू रेट आया आपका वो क्या हो गया 81 टाइम्स। इतना क्लियर हुआ। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर अ रिएक्शन 2x जो है x2 में चेंज हो रहा है, आपका रेट 27 टाइम्स हो गया है। जब आपने x की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इतना क्लियर हुआ। उसने कहा है रेट 27 टाइम्स कर दिया और x जो है इंक्रीज करके 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखो, रेट को मैं r से लिख रही हूँ, रेट इज इक्वल टू K
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर मैंने ले लिया n, क्योंकि n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हमें पता नहीं है, वही हमने निकालना है। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा x की कॉन्सेंट्रेशन को उठा के 3 टाइम्स कर दिया और रेट हमारा 27 टाइम्स हो गया। रेट 27 टाइम्स हो गया, 27 टाइम्स ऑफ r। उसने बोला x की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी। करना ज़रा, x की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स ऑफ कर दो और आपने रेट क्या कर दिया, 27 टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स, 27 टाइम व्हेन x इज इंक्रीज 3 टाइम्स। इतना क्लियर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 27r इज इक्वल्स टू k 3x की पावर n। यहाँ पे क्या है r, यहाँ क्या होगा k x की पावर n। इतना क्लियर हुआ। अब देखो r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, यहाँ 27 आया, यहाँ क्या आया 3x की पावर n, यहाँ क्या आया x की पावर n। अब आप इसको अलग अलग कर दो, 27 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, यहाँ पे क्या है x की पावर n, नीचे भी x की पावर n है, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, इतना हो गया। अब 27 को आप ये लिख सकते हो, 27 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n आया। आप 3 का क्यूब 27 होता है ना, 3 का क्यूब 27 होता है, तो आपने लिख दिया इज इक्वल्स टू 3 की पावर n। आपके पास बेस सेम होता है तो n की, जो यहाँ से अगर ये बेस सेम है तो n किसके इक्वल आया, 3। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हुआ, 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ठीक है, थर्ड ऑर्डर आपकी रिएक्शन हो गई। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी एक ऑर्डर निकालना है, वो देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास फॉर अ रिएक्शन एक रिएक्शन दी हुई है और उसका कैलकुलेटेड डाटा आपको दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। इतना क्लियर हुआ। तो अगर कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंटली आए तो आपको किस तरह से डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज कीजिए, सपोज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में आपने लेट से अल्फा मान लिया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज बीटा। ठीक है, तो आपके पास रेट क्या आ गया, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पी की पावर अल्फा क्यू से की पावर बीटा, ये आ गया आपके पास। फिर आप देखो एक्सपेरिमेंटल 1 का क्या रिजल्ट आया, वो लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 से आपको मिला, कितना मिला रेट, 0.0012 इक्वल्स टू के, पी कितना है 6 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा, 1 इंटू 10 की पावर -2 बीटा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 से आपको क्या मिला, 0.0024 इक्वल्स टू के, 6 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा, 2 इंटू 10 की पावर -2 बीटा। इसी तरह से आपने थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए माना, एक्सपेरिमेंट 3 क्या आया, 0.0024 इक्वल्स टू के, 12 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा, 1 इंटू 10 की पावर -2 बीटा। ठीक है, ये आपके पास आया। इसको मान लो इक्वेशन 1 है, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड, दिस वन इज इक्वेशन थर्ड। अब देखो जहाँ से आपको कुछ कॉमन लगता है ना, उसी इक्वेशन को लेके डिवाइड करते हैं ताकि हम अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर सकें। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं डिवाइड करूँ, मतलब आप लिख दो कि सेकंड आपने डिवाइड किया इक्वेशन को फर्स्ट से, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 0.0024 डिवाइडेड बाय 0.0012। आपने इसको इससे डिवाइड किया सेकंड को फर्स्ट से, तो ये चीज़ आपस में कट हो गई, के से के कट, ये टर्म इससे कट, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 10 की पावर -2 बीटा, नीचे क्या बचा 1 इंटू 10 की पावर -2 बीटा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लिख देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से कट हो गया। ठीक है, अब ये 2 के टेबल पे गया, यहाँ से क्या है, अब देखो यहाँ से क्या बचा 2 इक्वल्स टू,
आप लिख सकते हो 2 की पावर बीटा 10 की पावर -2 बीटा, यहाँ नीचे भी 10 की पावर -2 बीटा है, वो भी कट हो गया, बचा क्या यहाँ पे 2 की पावर बीटा। अब देखो बेस सेम होती है तो पावर क्या हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो बात समझ में आ रही है ना, आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो ये टर्म सेम थी, ये टर्म सेम थी, कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से ये चीज़ बच गई। उसके बाद ये भी 10 की पावर -2 बीटा है, ये भी 10 की पावर -2 बीटा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अंदर नहीं कैलकुलेट, अंदर नहीं कर सकते आप लोग, आपको खोल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कर दिया कैंसिल, 2 × 10 की पावर माइनस बीटा, 1 × 10 की पावर -2 बीटा, कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 2 की पावर बीटा। बेस सेम था, बीटा की वैल्यू निकल गई 1, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज 1, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं और क्या कॉमन हो सकता है। अगर हम लोग, हाँ ये देखो ये दोनों टर्म्स कॉमन है, अगर आप थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें, तब देखो क्या आएगा, 0.0024 डिवाइडेड बाय 0.0012 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देती हूँ अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो, 12 × 10 की पावर -2 अल्फ़ा, 1 × 10 की पावर -2 बीटा, यहाँ क्या आया, यह फर्स्ट था के 6 × 10 की पावर -2 अल्फ़ा, 1 × 10 की पावर -2 बीटा। अब देखो ये 2 की टेबल पर गया, के से के कट गया, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, इतना क्लियर। 2 इक्वल्स टू 12 इंटू, अब लिख सकते हो मल्टीप्लाई में हम लोग पावर ए के रिस्पेक्ट में डाले, 12 की पावर बीटा इंटू 10 की पावर -2 बीटा, ठीक है। बाहर बीटा रखा था, नीचे क्या हुआ 6 की पावर, सॉरी अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, मैंने गलती से बीटा लिख दिया, अल्फ़ा। अब क्या है यहाँ 6 की पावर अल्फ़ा इंटू 10 की पावर -2 अल्फ़ा, ऐसे करा, कैंसिल आउट हुआ, समझिए। जो लोग बच्चे मेडिकल के हैं ध्यान से देखना है कैलकुलेशन को। अब क्या है यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 12/6 की पावर अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो ये से कट गया, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू क्या आया, 2 की पावर अल्फ़ा। अब देखिए बेस सेम है, ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं होता 1, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, मीन्स पी का ऑर्डर क्या आया 1, ठीक है। पर उसने आपसे अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस कर दो, कितना होगा 1 + 1, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका क्या हो गया 2, इतना हुआ। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी इज़ 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज़ 1, ओवरऑल ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इतना क्लियर है, ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, बाकी बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन को, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखो आप, और आप कैलकुलेट करते जाओ अल्फ़ा बीटा, आपने इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, हमारे यूनिट्स रहती हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कुछ भी कह दीजिए, मीन्स आपकी के की यूनिट्स कैलकुलेट करना रहती हैं। अब हम वो स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स क्या होंगी के की। देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग के बारे में कह रहे थे, रेट कांस्टेंट, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं ना के बारे में। देखो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हम यूनिट्स पे जाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ के मीन्स रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, आप कुछ भी कह दीजिए, हमने बताया था इससे पहले, हम पढ़ चुके हैं। रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एक ही बात है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के की आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और उसके बाद आप यूनिट्स के ऊपर प्रोसीड करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात देखो कि रेट कांस्टेंट जो के है, रेट ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट faster will be the reaction, faster will be the reaction। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, जो हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट does not depends upon concentration of reactants, does not depend upon concentration of reactant। reactant की concentration पर डिपेंड नहीं करता है
रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, उसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट्स के डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर रेट कांस्टेंट की यूनिट किस तरह से डिपेंड करती है। हमने बोला ना कि रेट कांस्टेंट की जो के है, जो किस पे डिपेंड करता है, उसकी यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो किस तरह से करता है वो देखिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। लेट्स से एन, जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए हमने कहा आपका रेट क्या था, चेंज इन क्वांटिटी बाय टाइम। ऐसे ही था ना, स्टार्टिंग में हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो मैं ये लिख देती हूँ, डी चेंज से रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन क्वांटिटी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही तो हम कर रहे थे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मैंने रेट ही लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो गया, एन। इतना क्लियर हो गया। अब ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, तो मैं यही लिख देती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन टाइम, नीचे टाइम। इतनी बात क्लियर हो गई कि कॉन्सेंट्रेशन एन। बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हमें यूनिट्स निकालनी है कैसे निकालेंगे। के को लेकर जाओ, के निकालना है, क्या है कॉन्सेंट्रेशन, क्या आपको के निकालना है, तो क्या आया 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, नीचे ले आई इसको, एन इनटू क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब इसको आगे सॉल्व करना, k इज इक्वल्स टू क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नीचे, तो इसकी 1 पावर इसकी n, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है -1 माइनस n, टाइम है नीचे तो मैं ऊपर लिख देती हूँ टाइम -1, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, टाइम -1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमने ये क्या लिखा है, आपको यहाँ से समझ में आएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर है यहाँ पर, के की वैल्यू आप अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और आपको इतना पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, इतना पता है ना, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर यूनिट। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल्स टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कर रहे हैं, क्या होगा लगाना है इसकी जगह 1 माइनस 0। अच्छा इसको और भी मॉडिफाई आप कर लो, देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, k इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख दो मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर हमने ये लिख दिया ना अभी, 1 माइनस n, टाइम -1, टाइम -1, आपने इसको और मॉडिफाई कर लिया, ठीक हो गई इतनी बात। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, अब हम लोग क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकालते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो, n की वैल्यू को 0 पुट करना ज़रा, क्या आएगा, k इक्वल्स टू मोल पर लीटर, 1 माइनस 0 इज 1, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। इसी तरह से आपको ये जीरो ऑर्डर के लिए, इसी तरह से आप कैलकुलेट करना किस चीज़ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए करो, पुट करो 1 ज़रा पुट करना, क्या होगा 1 माइनस 1 0, सिर्फ ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, टाइम इनवर्स बचेगा, मीन्स क्या बचा, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेकेंड इनवर्स किसके लिए आया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट आ गई आपकी रेट कांस्टेंट की। क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया। तो यही लिखा था मैंने, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और यूनिट आ रही है रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और आ रही है। इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से ध्यान रखना है, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली यहाँ पुट करना है, ठीक है, आपके पास सॉल्व होके यूनिट आ जाएगी। 2 पुट करो, K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 - 2 - 1, ठीक है, टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स लिख दूँ, क्या बना, K इक्वल्स टू मोल इनवर्स। अब देखिए नीचे लीटर है, लीटर इन, अब मैं ऊपर लिखूंगी तो लीटर इनवर्स हो गया, पर समझ रहे हैं, नीचे मोल्स बाय लीटर है, मैं ऊपर की तरफ लिखूंगी तो लीटर इनवर्स हो गया ना, लीटर इनवर्स, और बाहर उसका भी इनवर्स पड़ा है, मतलब क्या हुआ, देखो 1/L का इनवर्स, उल्टा करो क्या बन गया, L, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लीटर लिख दिया, समझ आ गई, मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गई, पर मोल लीटर पर सेकेंड, किसके लिए बनी आपकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पर मोल लीटर पर मोल पर सेकेंड बोल दो, या पर मोल लीटर पर सेकेंड हो गया, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इन केस, इतना क्लियर, ध्यान से देखना, इतना क्लियर, इन केस आपके पास गैसियस रिएक्शन की बात करें, इन गैसियस रिएक्शंस के लिए वो बात करें तो देखो क्या होगा, गैसियस रिएक्शन के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सेम का सेम रहना है। आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख देंगे ATM, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है ATM, गैसेस के लिए हम ATM यूज करते हैं ना, ATM वो वाला ATM नहीं, ATM इट्स प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या हुआ, K इक्वल्स टू ATM, क्या हुआ, 1 - N टाइम -1, क्लियर। तो अब देखो ATM अगर हम उसके लिए निकालो तो 100 और 1 - N टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स हो गया, ठीक हो गई इतनी बात, ये हमें ध्यान रखना है। पुट करो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, N की वैल्यू 0, तो यूनिट क्या बनेगी, रेट कांस्टेंट की, K इज इक्वल्स टू ATM 1 - 0 दैट इज 1, ATM सेकेंड इनवर्स जीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरह से अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूँ, N इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, K इक्वल टू ATM 1 - 1 दैट इज 0, तो ये टर्म तो 0 ही होगी, सेकेंड इनवर्स बचा, तो क्या हो गया आपका सेकेंड इनवर्स, किस चीज़ के लिए, आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एंड सो ऑन आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। N इज इक्वल्स टू 2 रखो, K इक्वल्स टू क्या आया, ATM 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स क्या आया, K इक्वल टू ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपके लिए किसके लिए आ गई, 0 फर्स्ट हमने क्या पुट करा था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने यूनिट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। समझ में आया इतनी चीज़ कि K जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - N टाइम -1 और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल्स पर लीटर रखा, उसको आगे कैलकुलेट करते गए। सिमिलरली फॉर द गैसियस रिएक्शंस के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने विद न्यूमेरिकल्स हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखा। स्टार्टिंग हमने किया लॉ ऑफ मास एक्शन से, रेट लॉ से हमने कंप्लीट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया और आपने विद न्यूमेरिकल्स कर लिया है। इसी की प्रैक्टिस करना। इनकेस एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। And if you like this lecture, please share and subscribe my channel. Thank you and thanks a lot.